अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए हुरिया मलिक का एक खूबसूरत सा नॉवलेट तो सांसों को दरकार पिया का पार्ट 1। इस नावल को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सांसों को दरकार पिया, तहरीर हुरिया मलिक, पार्ट 1। सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई। अचानक कानों में पड़ने वाली बेहंगम सी बुलंद आवाज़ पे इसने करवट बदलते हुए तकिया कान पे रखते हुए वापस गहरी नींद में खोना चाहा, लेकिन शायद इसके अमल का उल्टा असर हुआ था, जो मज़ीद ज़ोर शोर से आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी। बांध के सहरा हमसे मिल के निकलेंगे सहारे अरमां दिल के। आँखों में तारे नाचे, आँखों में तारे नाचे घूंघटियों। बेशर्म, बेहया, सारी शर्मो हया बेच के खा गई हो क्या? सुबह सुबह कौन सी बारात लाने की हिड़क जाग उठी है तुम में? बेसुरी आवाज़ के बाद जब बुलंद कोसने सुनाई दिए तो इसका फशारे खून बुलंद होने लगा। इसने भुनाते हुए खिड़की की सिमत देखा तो खिड़की से आती सूरज की तेज़ छाँव ने इसके भड़कते आसाब को मज़ीद आग लगाई। वो मारे तैश के कंफर्टर पर फेंकता हुआ उठा और अपनी टी शर्ट उठाते हुए दरवाज़ा एक झटके के साथ खोलते बाहर निकला। मेरे कमरे की खिड़की किसने खोली है? और चट्टा साहब ने किन मुसीबतों को घर दे दिया है किराए पे? लकड़ी की बनी खूबसूरत सी सीढ़ियों को फलांगते वो नीचे खूबसूरत और कदरे छोटे से हॉल में दाखिल हुआ और आते ही दुरुस्त लहजे में पूछने लगा तो नाश्ते की टेबल पर बैठे हसन साहब और अजान ने संजीदगी से इसे देखा, जबकि किचन से इसकी बुलंद आवाज़ सुन के निकलती तैयबा बेगम भी इसकी जानिब देखने लगी। क्या हुआ है, इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? खिड़की मैंने खोली थी, तुम्हारे रूम में गया था लेकिन तुम उठे नहीं, तुम्हें खिड़की खोलाया कि तुम उठ जाओ। अजान ने रिलैक्स्ड अंदाज में से कहा तो इसने खा जाने वाली निगाहों से इसे देखा। आज के बाद मेरे कमरे में दाखिल होने की जहमत मत करना। बेमुरवती से कहते इसने कुर्सी घसीटी और वहीं टेबल पर टिक गया। ओके, अजान तो आपके कमरे में नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप अपने नेबर्स के मुतालिक इतने गलत अल्फाज क्यों कर बोल रहे थे? इसके वहाँ बैठते ही हसन साहब ने अपने मखसूस बुर्दबार अंदाज में इस्तफसार किया तो वो जुज़्बुज़ सा होने लगा। डैड, न जाने कौन मोहतरमा है जो सुबह ही सुबह सुरें लगाना शुरू कर देती हैं। तो बस गुस्से में मुँह से निकल गया। वो मफाहमाती अंदाज में गोया हुआ, क्योंकि बाप की सख्त तबीयत से वो वाकिफ़ था। अपने घर में मौजूद वो इससे भी बुलंद आवाज़ में सुरें लगा सकती हैं, लेकिन आप आज के बाद किसी के मुतालिक, ख़ास तौर पर किसी लड़की के मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा तो वो धीरे से सर हिला गया। तभी तैयबा बेगम आगे बढ़ी। पहले फ़्रेश हो गए या नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए? उन्होंने अपने छोटे मगर लाडले बेटे से पूछा, जो तबीयतन खासा उखड़ और सड़ेल था, जबकि इसकी निस्बत आज़ान, जो इससे 2 साल बड़ा था, वो खासी हंसमुख और दोस्ताना तबीयत रखता था। वैसे तो अभी मुझे मज़ीद सोना था, लेकिन अब जाग ही चुका हूँ तो पहले फ़्रेश होऊंगा। कलसमंदी से कहते वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को दाएं बाएं मूव करते वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। आज़ान, आप जाते हुए नताशे को पिक कर लीजिएगा और यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दीजिएगा। हसन साहब ने साथ वाली गली में मौजूद अपने भाई हुसैन साहब की इकलौती बेटी के बारे में बात की तो वो मुस्कुराते हुए उठा और इन दोनों से मिलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। अम्मा, आप समझाती क्यों नहीं हैं शानू को?
कुत्सिया बेगम ने अपनी सास सकीना बेगम से शाकी लहजे में कहा तो मुंह में पान रखती सकीना बेगम के साथ साथ किचन से फ्रूट चाट का बाउल लाती शानज़े भी इनकी जानिब मुतवज्जा हुई। मम्मा, ये शानू क्या होता है? काइंडली कॉल मी ज़ी, इट साउंड्स कूल, मुंह बनाकर कहती। जुमले के इख्तिताम पर मुस्कुराई तो सकीना बेगम ने जान निसार निगाहों से पोती को देखा जिसमें इनकी जान बसती थी। मेहरबानी फरमा के जैसे और चीज़ों में तुम कूलनेस तलाश करती हो ना, वैसे ही हमें भी कूल रखने की थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो। वो इसको देखते हुए उकताए हुए लहजे में गोया हुई तो शानज़े को ना जाने क्यों हंसी आ गई। मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं हर वक्त? चाट का भरा चम्मच मुंह में रखते हुए माँ से इस्तफसार किया तो उन्होंने इसे घूर के देखा। तो और क्या करूँ मैं? तुम्हारे पापा को तो अपनी जॉब से फुर्सत नहीं और तुम तीनों बहन भाई एक से बढ़कर एक निकम्मे और शरारती हो। वो शिकायती लहजे में गोया हुई तो सकीना बेगम ने बहू को टोका मारा। अरे बेटा, क्यों परेशान होती हो? बच्चों की तो यही उम्र होती है खेल कूद की, बाद में न जाने ज़िंदगी क्या पलटा खा जाए। वो संजीदगी से बोली तो कुत्सिया बेगम ने नाला निगाहों से बेटी की जानिब देखा जो कदरे सेहतमंद सी थी, लेकिन इस बात से कता नज़र वो मुसलसल खाने पीने पे आमादा रहती थी। लेकिन अम्मा, इसकी उम्र तो देखिए 24 क्रॉस करने वाली है, लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं है। वो बेटी की हरकतों से सख्त नाराज़ दिखाई दे रही थी। मम्मा, 24 की हो गई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसने भरे मुंह के साथ इस्तफसार किया तो कुत्सिया बेगम चिढ़-सी गई। तुम्हारी उम्र की लड़कियां दो दो बच्चों की माएँ बन चुकी हैं। उन्होंने हमेशा वाला रोना रोया तो शानज़े ने फट से चम्मच और बाउल दादी के हाथ में थमाया और ख़ुद माँ की जानिब खिसकी। तो मैंने कब शादी से मना किया है? इतने सालों से कह तो रही हूँ आपको, लेकिन आप हैं कि आपको मुझे मास्टर्स करवाना था, अब मास्टर्स भी हो गया, मगर मजाल है जो शादी का नाम भी ले लें आप। अपने पसंदीदा मौजू के बारे में बात सुन के वो बिना ब्रेक के शुरू हुई तो फिर कुत्सिया बेगम की घूरियाँ और दादी के पैर के टोके भी इसे रोक ना सके। तू अपनी पसंद का मेयार भी ज़रा नीचे कर लेती तो हो जाती शादी। वो कुड़ते हुए अपनी जगह से उठी क्योंकि इन्हें पता था वो जितना मर्जी कुड़ लें, इनकी सास ने मजाल है जो पुती को कुछ कहना हो। ये मयार जहान हैदर शाह से हरगिज़ नीचे नहीं आएगा, राइट दादी? इसने गर्दन अकड़ा के कहते हुए दादी से दाद लेनी चाही तो वो फट से बोली, बिल्कुल, क्या शानदार मर्द था अपना जहान भी। दादी भी जहान शाह के ख्यालों में खो गई तो मौका गनीमत जानते हुए शानज़े ने अपना मोबाइल पकड़ा और फ़ौरन एफबी खोलकर नॉवेल्स पढ़ने में मशगूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। नताशा ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए इसे सलाम किया जो फॉर्मल से सूट में बहुत प्यारा लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अजान ने मुस्कुराती निगाहों से इसका दिलकश सरापा देखा। मैं हमेशा की तरह बहुत प्यारी, वो एक अदा के साथ बोलती खिलखिलाई तो अजान ने निगाहों से बेसाख्ता इसकी बात की तायीद की। वैसे आज जनाब अजान साहब ने कैसे टाइम निकाल के हमें लिफ्ट देने का सोचा? वो बैग अपनी गोद में रखती बेतकल्लुफ़ी से बोली तो वो खुल के मुस्कुराया। कुछ नहीं, वैसे ही सोचा कि आज सुबह का आगाज़ अपनी बीवी की हमसफ़री में करना चाहिए। शरारती लहजे में बोलते हुए इसने गहरी निगाह इसके दिलकश चेहरे पे डाली तो वो जो पुरसुकून सी बैठी थी एकदम से झेंप गई और फिर अपनी खजालत मिटाने को दबे दबे लहजे में बोली, बीवी नहीं हूँ मैं आपकी। इसके दबे दबे लहजे में छुपा हया का अंसर अजान को बहुत भला महसूस हो रहा था। वैसे कितनी अजीब बात है, निकाह हो जाने के बाद भी लड़कियां बीवी बनने से कुतराती हैं। वो मुंह बनाते हुए बोला तो इसकी बात पे नताशे के चेहरे पे दबी दबी सी मुस्कान फैल गई जिसे छुपाने को इसने निचला लब दांतों तले दबाया। वैसे नताशे, ये बीवी बनाने के लिए कोई ख़ास कारनामा से अंजाम देना पड़ता है क्या? गाड़ी चलाने के साथ साथ वो मुसलसल इसे तंग करने में मसरूफ़ था जो इसकी बातों से गुलाबी पड़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता, आप गाड़ी जल्दी चलाएं, मेरा टेस्ट है आज।
وہ کترائے سے انداز میں منمنائی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نہ، آج تب تک یونی ڈراپ نہیں کروں گا جب تک یہ بات تسلیم نہیں کرو گی کہ میری بیوی ہو تم۔ وہ جان بوجھ کے اسے زج کرتا ان پلوں کو خوبصورت اور یادگار بنانے پہ تلا ہوا تھا جو آج کافی دنوں بعد میسر آئے تھے۔ میں چاچو کو کال کروں گی، اس نے اپنے تئیں دھمکی دینی چاہی۔ باخدا آپ کے چاچو کی موجودگی اور رضامندی کے ساتھ آپ کو بیوی بنانے کا پرمٹ لیا تھا۔ اس کی برجستگی پہ نتاشا کے چہرے پہ بہت خوبصورت رنگ پھیل گئے جبکہ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ تو جب پرمٹ مل چکا ہے تو میرے 3 بار اقرار کرنے کے بعد بھی ابھی مزید کسی گواہی کی ضرورت رہتی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولتی اس کے دل میں اترنے لگی۔ وہ بہت پر اعتماد لڑکی تھی لیکن جب بھی اذان پٹڑی سے اترتا تو فطری حیا کے زیر اثر وہ بوکھلا جایا کرتی تھی اور اس کا یہی روپ دیکھنے کو وہ اکثر بے باکی پہ اتر آتا تھا۔ اس معاملے میں میرا دل مانگے مور ہے، شرارت سے کہتے اس نے اس کی یونی کے سامنے گاڑی روکی تو اس کی شرارت پہ وہ اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی جب اس نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑی اور دھیرے سے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹپٹائی۔ اب صبح صبح آپ کو لفٹ دی ہے، اس کا کرایہ نہیں دیں گی؟ زمانی لہجے میں بولتا وہ اس کی جانب ہلکا سا جھکا تو نتاشا نے بھوکھلا کر اس کے سینے پہ ہاتھ دھرا۔ اذان، ہم یونی کے سامنے کھڑے ہیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ شرم سے نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتی ہوئی بولی لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا، اس کی پیشانی کو اپنے لمس کی حدت سے مہکاتا اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تو وہ بنا اس سے نظریں ملائے سرخ چہرے کے ساتھ فوراً دروازہ کھولتی باہر کیوں بھاگی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ آج پھر تم لیٹ آئے ہو؟ اذان نے صوفے پہ نیم دراز غازیان کو دیکھ کر کہا جو وائٹ جینز میں بلو ٹی شرٹ پہنے اپنے موبائل میں مگن تھا۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس نے آرام سے جواب دیا جبکہ نگاہیں ہنوز موبائل اسکرین پہ مرکوز تھیں۔ کیا مطلب میری وجہ سے؟ وہ اس کی بے سروپا بات سے الجھا۔ نہ تم کھڑکی کھولتے، نہ ہی وہ شریعہ گھوشال اپنی سریلی آواز سے میری نیند خراب کرتی اور نہ ہی میں لیٹ ہوتا۔ اس نے سارا الزام اس کے سر پہ ڈالتے ہوئے موبائل کی اسکرین آف کرتے موبائل سینے پہ رکھا تو اذان اسے گھور کے رہ گیا۔ کیوں تم اس غریب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اچھے خاصے لوگ ہیں، ان کے فادر پولیس فورس میں ہوتے ہیں، پچھلے ہفتے ہی شفٹ ہوئے ہیں، لیکن چونکہ تم موجود نہیں تھے اس لیے نہیں جان سکے۔ اذان نے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ چڑھا۔ تو مجھے کیوں لڑکیوں کی طرح تفصیل سنا رہے ہو جیسے میں نے ادھر رشتہ جوڑنا ہو؟ اس نے اکھڑ لہجے میں کہا تو اذان شرارت سے مسکرایا۔ رشتے والی بات میرے ذہن میں تو نہیں تھی لیکن اگر تم جوڑنا چاہتے ہو تو بتاتا چلوں کہ دانش انکل پولیس میں ہیں، شریعہ گھوشال کی ایک اور بہن اور ایک بھائی بھی ہیں اور اس کے علاوہ دادی اور ماما بھی ہیں۔ اذان نے مضاحکہ خیز انداز میں تفصیلاً تعارف کروایا تو اس کے تاثرات مزید بگڑے۔ ویسے جتنی جلدی اور دل جمی کے ساتھ تم نے ان کا تعارف کروایا ہے، میرے تو خیال میں مجھے نتاشا کو اطلاع دے دینی چاہیے۔ غازیان نے فوراً بدلہ چکایا تو اذان فوراً سیدھا ہوا۔ تمہاری شادی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ شوہر حضرات کو بیوی کی نام کی دھمکی نہیں دیتے۔ اذان بے چارگی سے بولا تو وہ مغرور انداز میں مسکرایا۔ جس دن مجھے میری ٹکر کی لڑکی ملی تو اس دن شادی میں ہرگز دیر نہیں لگاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تو اذان نے توجہ سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا۔ اور تمہاری ٹکر کی لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ فوراً متجسس ہوا۔ ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل گرومڈ۔ مجھے یہ من کرتی لڑکیاں نہیں پسند، زہر لگتی ہیں مجھے بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہوئی لڑکیاں۔ مجھے اپنے ہی جیسی پر اعتماد لڑکی چاہیے۔ اس کا لہجہ کسی قدر خشک اور تلخ تھا جسے سن کے اذان نے نفی میں سر ہلایا۔ تم تلاش جاری رکھو، وہ بڑبڑایا تو غازیان سر جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا اور اس کے کمرے سے نکلتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ شانو آپ
तैमूर जोर से पुकारते इसके कमरे में दाखिल हुआ जब वो इससे डबल आवाज़ में गरजी, खामोश। इसकी एक दबंग आवाज़ पे दिल जमी से स्टडी टेबल पर सर झुकाए अलीना ने असाइनमेंट बनाते हुए मुड़ के इसे देखा, जो तैमूर को खा जाने वाली निगाहों से तक रही थी। क्या हुआ? तैमूर ने उलझते हुए इसे देखा, जो अपने हाथ में मोबाइल जबकि दूसरे हाथ में नॉवल पकड़े से घूर रही थी। ये शानू कौन है? इसने कड़े लहजे में इस्तफसार किया तो अलीना इसकी बात समझती ताज्जुब से सर हिलाती वापस अपने काम में मगन हो गई। शानू आप हैं? ओ, मेरा मतलब कोई नहीं। मैं तो ये कह रहा था जी, आपी के ईद उल फितर को गुजरे 14 दिन गुजर चुके हैं। तैमूर रवानी में बोलते बोलते रुका और फौरन इसकी हस्बे मिंशा नाम में तब्दीली की और पुरजोश अंदाज में इतला दी। हाँ तो फिर? मनपसंद नाम सुनने के बाद इसका ध्यान दोबारा नॉवेल की जानिब हो चुका था, इसलिए वो बेतवज्जी से बोली, फिर ये कि कुर्बानी का जानवर कब लाना है? तैमूर ने चिढ़ते हुए कहा तो वो उछली। अरे वाह, इतनी अहम बात मुझे तो याद ही नहीं रही। उठो, अभी मम्मा से जाके बात करते हैं। वो नॉवेल फ़ौरन बंद करती पुरजोश अंदाज में बोलती अपनी जगह से उठी, लेकिन फ़ौरन ही वापस बैठ गई। लेकिन नहीं, मम्मा से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक लंबा लेक्चर मुझे सुनने को मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि पापा के आने का इंतज़ार कर लिया जाए। वो अपने भाई से बोलती वापस नॉवेल थाम गई तो तैमूर ने समझते हुए सर हिलाया और वहीं इसके बेड पे टांगें फैला के लेट गया। एक तो एक नंबर का डफर और अकल से पैदल इंसान है ये अजान। इतनी गर्मी में कौन यूँ गधों की तरह जाता है, और अगर जाता है तो गाड़ी की चाबी कौन डफर लेके जाता है? काले रंग का चश्मा आंखों पे लगाए वो एक हाथ पहलू पे जमाए, दूसरा हाथ सड़क किनारे लगे एक इलेक्ट्रिक पोल पे रखे वो गुस्से से बड़बड़ाए जा रहा था। जब मज़ीद 10 मिनट के इंतज़ार के बाद भी अजान के आने के आसार ना दिखे तो इसने जलते भुनते हुए एक दफ़ा फिर से इसका नंबर मिलाया। अगर तुम अगले 5 मिनट में मुझे ना मिले तो मैं तुम्हारी इस न्यू मॉडल की कार को एक फटीचर कार में तब्दील कर दूंगा। जून की तपतपाती गर्मी से तपा हुआ वो गुस्से से गरजा और इसका जवाब सुने बगैर कॉल बंद कर दी। वो अभी मोबाइल पॉकेट में रखता एक हाथ माथे पे जमाए फुटपाथ से नीचे उतर ही रहा था कि इसके वजूद को एक झटका लगा। शानज़े, यार जल्दी करो ना वरना मामा नाराज़ होंगी। अलीना ने इसे सुस्त रवि से क्लॉथ शॉप से निकलते हुए देखा तो दबे दबे लहजे में बोल उठी, जल्दी ना मचाओ, मुझे चीज़ें भूल जाएंगी। वो नरूठे लहजे में बोलती हुई अपने बैग से वो लिस्ट निकालने लगी जिस पे इसने आदतन अपनी चीज़ें लिखी हुई थी। चाहिए तुम्हें जहान हैदर शाह जैसा लड़का और हरकतें तुम्हारी वलीद हसन जैसे को डिज़र्व करने वाली हैं। इसकी सुस्त रवि और काहली पे चोट करते हुए अलीना तंजिया लहजे में बोली तो शानज़े ने घूर के इसे देखा। मोहब्बत करने वाले हरकतें नहीं देखते, और जिस तरह की मोहब्बत जहान करता था वैसी मोहब्बत में तो कुछ भी नहीं देखा जाता। वो गर्दन अकड़ाते हुए यूँ बोल रही थी गोया जहान हैदर शाह की सारी मोहब्बत की वो इकलौती वारिस हो। ओ माय गॉड! अचानक चलते चलते वो बुलंद आवाज़ में बोली तो अलीना ने गड़बड़ा के इसे देखा। क्या हुआ है? अलीना ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया, लेकिन वो इसका सवाल नज़रअंदाज करती हाथ में थामे शॉपिंग बैग्स इसे ज़बरदस्ती थमाने लगी। तुम ये पकड़ो जल्दी, मैं अभी आई। इसे शॉपिंग बैग्स थमा के वो तेज़ी से आगे बढ़ती फुटपाथ से उतरते शख्स का बाजू थाम गई। पागल हो गए हैं आप? ऐसे सड़क पार करोगे तो मर जाओगे। वो जो कोई भी थी इसका बाजू अपने दोनों हाथों में थामे तेज़ तेज़ बोलते इसे जहर से भी बुरी लगी थी। इससे पहले कि वो अपनी नागवारियत का इजहार करता वो एक दफ़ा फिर बोल उठी, यहाँ जितनी ट्रैफिक है ना, ये आंखों वालों को भी कुचल जाए, जबकि आप यूँ बिना नज़र के कैसी बेएहतियाती के साथ सड़क पार करने लगे थे। इसकी आंखों पे लगे काले चश्मे और माथे पे टिके हाथ को अपने ही मायने पहनाती वो इसे करंट लगने पर मजबूर कर गई थी।
وٹ آر یو آسکنگ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ناگواری سے بولتا وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے آزاد کروا گیا۔ کچھ نہیں کہہ رہی، وہ ادھر ہماری گاڑی کھڑی ہے، میری بہن بھی ہے میرے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو ڈراپ کرتے ہیں، یوں اکیلے آپ کا جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ عادتاً تیز تیز بولتے وہ اس کے بازو کی جانب ہاتھ پھر سے بڑھا گئی تو غازیان نے بھنا کے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا۔ آپ کی ہمدردی کا بےحد شکریہ، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے، اس لیے اب میرا راستہ چھوڑو۔ بے مروت سے انداز میں بولتا وہ اپنی جگر جگر کرتی نگاہیں اس پہ ڈالتا واپس مڑنے لگا تو اس کی جگمگ کرتی آنکھوں کو دیکھتی وہ شرمندگی سے سرخ پڑنے لگی۔ حد ہے، اچھی خاصی نظر ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ کالا چشمہ لگاتے ہیں۔ اپنی خیفت مٹانے کو وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی عجیب لاجک سے غازیان کو حیران کرتی وہاں سے چلی گئی تو وہ سر جھٹکتا بڑبڑایا تھا، نون سینس! ناگواری سے کہتے وہ سامنے دیکھنے لگا جہاں سے اذان آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ داتو داتو! ایک ہاتھ میں موبائل لیے وہ بلند آواز میں سکینہ بیگم کو پکارتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو قدسیہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں دیکھا کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب کوئی نیا فطور اس کے دماغ میں آیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ سکینہ بیگم نے چشمے کی اوٹ سے نگاہیں نکال کے اسے دیکھا۔ داتو، یہ دیکھیں ذرا، اس نے پرجوش انداز میں کہتے ہوئے موبائل ان کی جانب کیا۔ موبائل ان کے سامنے کیا تھا، اسی لمحے لائٹ آف ہو گئی۔ اوہ شٹ! اس نے پرتعسف نگاہوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں مطلوبہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ اللہ کی مار پڑے تم لوگوں کو! وہ صدمے سے چور آواز میں کہتی ہوئی چلتے ہوئے پنکھے کو دیکھنے لگی، پھر شکوہ کناں نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ آپ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں نہیں لگتی ہیں۔ اس کی فضول گوئی پہ سکینہ بیگم نے اسے دھموکا جڑا جبکہ قدسیہ بیگم نے بنا اثر لیے کچن سے لائی ہوئی سبزی اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی اور خود صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ اور تم مجھے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں لگی، ان کے پرسکون انداز میں کہنے پہ اسے گویا غش پڑنے لگا۔ آ لینے دیں پاپا کو، کرواتی ہوں ان کی دوسری شادی، تاکہ نئی آنے والی میری ماں بجلی بند ہونے پہ یو پی ایس کے ساتھ وائی فائی کا کنیکشن تو کروا کے دے گی نا۔ اس نے اپنے عزائم سے آگاہ کیا تو قدسیہ بیگم نے تب کے اسے دیکھا۔ شرم تو تمہیں چھو کے نہیں گزری نا؟ وائی فائی کے کنیکشن کے لیے ماں پہ سوکن بٹھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے ملامتی انداز میں کہا تو فوراً وہ ان کی جانب کھسکی۔ جاری ہے۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو فرسٹ پارٹ؟ یہ نوک جھونک سے بھرپور ایک سافٹ سے رومانس والا ناول ہے جس کو آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں، تو اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد دے کر حاضر ہوں گے اس ناول کا سیکنڈ پارٹ۔ جب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نگہبان۔